तो नमस्ते सर, नमस्ते दोस्तों। अब है हमारा दूसरा चैप्टर है दूसरा वाला। तो हमें दूसरा चैप्टर को फाड़ू करना है, इन द सेंस हमको इसको अच्छे से पढ़ना है। ये है हमारी अर्थ। इसमें अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। अर्थ, असल में अर्थ के बारे में बात तो करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तो यही सब चैप्टर हैं तो पढ़ने पड़ेंगे। पहले पृथ्वी के लिए पढ़ना ही है तो भाई अब सबसे पहला होगा उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसे हुई है जी, में वही बताना पड़ेगा। उसका डेवलपमेंट, विकास। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो पहला चैप्टर यही होने वाला है हमारे लिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। उत्पत्ति इन द सेंस ओरिजिन, और फिर एवोल्यूशन मान लो इसको, या डेवलपमेंट मान लो, कुछ भी मान लो। तो उसको एवोल्यूशन मानना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अब इसमें पता क्या है, आराम से मस्त तरीके से पढ़ते चलते हैं। क्या आपको यह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी? नर्सरी की कक्षा में तो पढ़ी नहीं है, नर्सरी की कक्षा भी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाँ पढ़ी तो है, तो पढ़ी है। बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है, अफकोर्स किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं? कितने तारे हैं बताओ? ये तारे कैसे हैं? तो कैसे बने हैं, कैसे हैं? या क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है? वाओ नाइस, हाँ पहुंच तो सकते हैं, लगता तो यही है। सॉरी भाई, मजाक। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आपने जानने के लिए जानेंगे कि ये टिमटिमाते तारे कैसे बने। इनके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। अब देखो, पहला है सिद्धांत। किसी भी चीज़ के बारे में फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। 1796 में लैपलेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। यह परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित थे। उसका मतलब सीधा है कि सबसे पहला जो मत आया था ना, जो किसी ने अपना बढ़िया सा मत दिया था, वो थे एक जर्मन दार्शनिक थे, इमैनुअल कांट, जिसके बारे में अपन जानते हैं कांट। और फिर आगे आके एक 1796 में लैपलेस आए। लैपलेस ने इस परिकल्पना में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया और उन लोगों ने एक पूरा नेबुलर हाइपोथेसिस का एक पूरा सिद्धांत दिया, जो कि ये है। और नेबुलर हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है, नेबुला का बादल होता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। तो इसमें कहा गया उनने कि जो है ना, ग्रहों का निर्माण है धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ है, जो सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। पदार्थों के बादलों से हुआ है। देखो जो है ना, पदार्थ मतलब बादल किससे बने हैं? पदार्थ से। पदार्थ कौन से हैं? पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, तो उससे मिलके ये सब बादल बने। और बादल जो किसके समय बने? सूर्य की युवा अवस्था के समय से रिलेटेड थे। तो इन लोगों ने ये सिद्धांत दिया और ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है, और बहुत सारे यूपीएससी के एग्जाम उसमें तो आया ही है। अब सेकंड पार्ट, और सेकंड मत आया 1950 में रूस के ओट्टो स्मिथ बाद जर्मनी के कार्ल वाइजस्कर और ओट्टो स्मिथ ने नेबुलर हाइपोथेसिस में भी और कुछ संशोधन किए और इनकी विचार से, अब इनने एक विचार दिया। इनने विचार ये दिया कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है। तो जो सूर्य है वो सौर निहारिका से घिरा हुआ है। इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन है, हीलियम है और धूलिकणों से बनी हुई थी।
बनी बनी थी। मतलब जो निहारिका थी, निहारिका किस किस चीज़ से बनी होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, धूली कणों से बनी हुई थी। इन कणों के घर्षण व टकराने, कोलिजन से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल निर्माण हुआ। आकृति के बादल मतलब चपटी तस्तरी के निर्माण के बादल हो गए। अभिवृत्ति, एरेक्शन, परिक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इनकी अभिवृद्धि अंतुगत वैज्ञानिकों ने पृथ्वी व अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्या को समझने का प्रयास किया। अब इसका एक फ्लो चार्ट या डायग्राम बना के समझाता हूँ कि क्या हुआ। जब ओट्टो स्मिथ और लैपलेस ओट्टो स्मिथ और कार्ल वाइजर्सकर दोनों ने जब 1950 में जब ये दिया तो उन लोगों ने क्या बताया? ये है सन है। सन के बाद जो है ना, उन्होंने बताया सूर्य एक सौर निहारिका, मतलब कि सौर निहारिका से घिरा हुआ। ये है सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, तो कि सोलर नेब्यूला से घिरा हुआ, एक पूरा रिंग टाइप का मान लो, ठीक है ना। और ये पूरी रिंग किस चीज़ से बनी हुई थी? हाइड्रोजन, हीलियम और तुम्हारा किस चीज़ से? धूल कणों से बनी हुई थी। और फिर कणों के घर्षण और टकराने से, अब जो है ना, अब ये है भाई, ये तीनों चीज़ें हैं, इनको मैं यहाँ बनाया इसको थोड़ा ब्रीफ में समझने के लिए। ये एक दूसरे में टकराए ना, एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए, कुछ भी मान लो ऐसा अट्रैक्ट हुए, तो इनके फिर इनमें क्या होगा? टकराएंगे भाई, घर्षण होगा तो कोलिजन हुआ, मतलब वही सब चीज़ें। तो इनसे क्या हुआ? इनसे हो गया फिर बादलों का निर्माण। बादलों का क्या हो गया? निर्माण। जब बादलों का निर्माण हो गया तो फिर इनमें क्या हुई? अभिवृद्धि, एयर क्रिएशन हो गया। एयर क्रिएशन हुआ तो फिर इनसे क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हो गया। ग्रहों का निर्माण हो गया तो बस यहीं से, इसी से पूरा समझ में आया है कि क्या चीज़ें हुई थी, कि कैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण यहाँ तक हुआ कि इनसे जो धूली कण हैं, तो आपके धूल कण हो गए। हीलियम इससे बना हुआ एक पूरा एक सोलर नेब्यूल है, मतलब कि सौर निहारिका ये आसपास है। और ये अंदर सन है, सन के राउंड था, इससे सुपरनोवा यहाँ पे मतलब कि कोलिजन हुआ, घर्षण वगैरह हुआ, तो इससे बादलों का निर्माण हुआ, एक्रिएशन से ग्रह निर्माण हो गए। बस इतनी सी बात है, इजी। अगला नेक्स्ट अब है भाई आपका तुम्हारा खतरनाक वाला इन द सेंस की मॉडर्न टाइम का। मॉडर्न टाइम में तो एक ही थ्योरी चलती है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है ही, वो तो पता ही है। तो इसमें जो है ना बिग बैंग थ्योरी है एक, इस समय ना आधुनिक समय में उत्पत्ति की सर्वमान्य सिद्धांत एक ही है, जो है कि बिग बैंग थ्योरी। इसके विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, मतलब एक्सपेंडिंग यूनिवर्सल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है इसको। इसका सेकंड नाम क्या है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, ये भी है नाम इसका। ये सारा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लाइन वाइज बनते हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वो ध्यान रखिए भी। मैं भी रख रहा हूँ भाई, मुझे भी एग्जाम देना है। अब इसका शुरुआत क्या हुआ? 1920 में एडविन हबल भाई साहब थे, इनने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये दाऊ साहब थे, इन्हें कर दिया ठीक है कि हो रहा है भाई। समय बीतने के साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही हैं, आप प्रयोग कर जान सकते हैं। ओपन से प्रयोग करने के लिए कह रहा है। ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है? एक गुब्बारा लें, इसमें सभी पागलपन लिखा हुआ है कि एक आप गुब्बारा लीजिए और गुब्बारे में फिर एक पुचका हुआ गुब्बारा लीजिए छोटा सा, इसमें अब एयर भरिए। एयर भरने के बाद ये छोटे से बड़ा होता जाएगा, इस पर पेन से छेद बना दीजिए, तो ये जो छेद है ना ये फैलता जाएगा। तो इस प्रकार से यही हो गया तुम्हारा क्या? ब्रह्मांड का फैलना, कि इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड फैलता है, इस एग्जाम्पल से। हाइपोथेसिस का ही मतलब होता है एक कल्पना करना। कल्पना तो झूठी अच्छी कुछ भी हो सकती है, परिणाम बाद में निकलता है वो तो, लेकिन हाँ ये सर्वमान्य है, ये बिल्कुल सही बात मानी जाती है।
कुछ निशान लगाएं जिनको आकाशगंगाएं मान लें, और आप जब गुब्बारे को फुलाएंगे तो ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे की दूर जाते हुए प्रतीत होंगे, वो तो होंगे ही। इस प्रकार आकाशगंगाओं के बीच भी दूरी बड़ी रहेगी, परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी की अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु परीक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से, देख कहा था ना, हाइपोथेसिस है भाई, हम मान के बैठे हैं कि ऐसा हो रहा है। आगे रिसर्च होगी, कुछ और भी निकल सकता है, मे बी छोटा सा चांस यूपीएससी वाला, कि इतना सा तो चांस होगा ही होगा इस टाइप का मामला। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। ब्रह्मांड का विस्तार किन किन सी अवस्थाओं में हुआ, देखो ये इसको समझेंगे, पहले पढ़ लें इसके बाद। पहला ये है कि आरंभ में है ना वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, जो भी मैटर है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड यूनिवर्स मैटर से ही बना हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें डार्क मैटर भी है और डार्क एनर्जी भी है। तो एक अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका अत्यंत सूक्ष्म आयतन, तापमान और घनत्व अनंत था। यही याद रखना होता है एग्जाम के लिए, यही होते हैं मेन पॉइंट। और अगला, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। जो छोटा सा एक था ना, वहाँ पर भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार विस्फोट की प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ, और वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 बिलियन ईयर्स ऑफ एगो, बिलियन होता है ना अरब की, खराब होता है, नहीं जो भी हो, अरब हटाओ यार। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, वो तो है ही है। और विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा, देखो कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई, कुछ ऊर्जा है ना जो पदार्थ में परिवर्तित हो गई, और विस्फोट क्योंकि बैंग के बाद 1 सेकंड अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ, जिसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई, और बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। तो जब जो हुआ ना आरंभिक, तो उसके 3 मिनट के अंतर्गत ही फर्स्ट एटम का निर्माण हुआ, परमाणु का निर्माण हुआ। तीसरा, बिग बैंग ने 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। मतलब 3 लाख वर्ष के दौरान 4500 डिग्री केल्विन तक तापमान गिर गया, और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। इसका मतलब है कि डिग्री सेल्सियस में बदला जाए ना अगर, तो 42-26.85 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इतना टेम्परेचर गिर गया था गाइस, सोच रहे हो 3 लाख साल में। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड पारदर्शी भी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। हॉयल ने इस कल्पना को स्तर परिकल्पना कहा है। हॉयल ने परिकल्पना दी थी, मतलब आकाशगंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। हॉयल ने एक स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना में ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय का अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर में है। मतलब कि ब्रह्मांड विस्तार के सिद्धांत को अब सब लोग मान रहे हैं। ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर इन्होंने सीधा कहा था कि एक समय था कि जब ब्रह्मांड एक जैसा ही था। अब इसको समझते हैं, इसको समझना थोड़ा जरूरी है, इससे पूरा माइंड में बन जाएगा। देखो पहले जो था ना हमारा, एक पूरे पॉइंट पे पूरा ब्रह्मांड था, समझो। इसका आकार क्या था, बिल्कुल अति सूक्ष्म था, है ना, सूक्ष्म। इसका घनत्व, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ये कितने थे, अनंत, इन्फिनाइट। इसमें हुआ विस्फोट, जब इसमें विस्फोट हुआ
कितने साल पहले हुआ था? 13.7 अरब। तो हुआ इसमें विस्फोट तो ये फैला, और 1 सेकंड में अनंत विस्तार हुआ। 1 सेकंड में हुआ भयंकर, मतलब भयंकर से भयंकर विस्तार हो गया। 1 सेकंड में हुआ, मतलब अखंड विस्तार हुआ। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हुआ। यहाँ मान लो 3 मिनट में परमाणु का निर्माण हुआ। 3 मिनट में परमाणु का निर्माण हुआ, फिर आकाश गंगा वगैरह ये फैलता गया, और ये अभी लग रहा है कि देखो फैलता ही जाता रहा है। बस इतनी सी बात है इसकी। इसमें याद रखने के लिए बस इतनी सी चीज़ है कि ये समय याद रखो, ये याद रखो। और टेम्परेचर कितना गिर गया था? 4500 केल्विन, 4500 केल्विन। केल्विन को क्या लिखते हैं? सी की के लिखते हैं। फिजिक्स भूल गए गाइस, याद करना पड़ेगा। और ए वाला तो याद रखना ही है हमें, ना कि तारों का निर्माण। तारों का निर्माण, स्टार्स कैसे बने, जो पहले क्वेश्चन उठाया था उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टार्स का निर्माण कैसे हुआ। सोचो एक बार, स्टार कैसे बने होंगे? स्टार, उसमें लिखा ही है कि स्टार बने कैसे हैं। स्टार बनने का एक ही है कि पढ़ लेते हैं, वैसे बताने को तो बता दें लेकिन पढ़ लें तो बेहतर है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं है। वो तो है भाई कि हर जगह एक समान तो हो नहीं सकता है कि भाई हर जगह आपकी एनर्जी एंड मैटर एक जैसा ही हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग ही होगा, बेसिक सी बात है ये तो। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भी भिन्नता है। भाई अगर डेंसिटी अलग अलग है तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, अलग अलग होनी ही चाहिए, होगी। चंद्रमा का भी देख लो, मून है तुम्हारा, सेट जुपिटर का भी देख लो, सैटर्न, सबका अलग अलग ही है भाई। डेंसिटी के हिसाब से ही दिया जाता है। अब सन का देख लो भाई, डेंसिटी है हाई उसका, वो भी है ना, वो देख रहे हो, सन है ये, सन यहाँ पे है, इस टाइप का चल रहा है। वो सारे ग्रहों को अपनी ओर एक डेस्क में फंसाए हुए है और अपने ओर अट्रैक्ट किए हुआ है। तो ये बात है। इसी हिसाब से और परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकमात्र एकत्रण हुआ है, और एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार हुआ है। देखो सब चीज़ें बनी हैं पदार्थ से ही, हम पढ़ चुके हैं, पदार्थ से ही हर एक चीज़ बनी है। अब जैसे जैसे पदार्थ इकट्ठा होगा उससे कुछ तो बनेगा, कुछ तो बनेगा ही, कुछ तो बनना ही है भाई। तो वही चीज़ है। तो एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि इनकी दूरी हजारों लाइट ईयर्स में वहाँ भी जाती है। वो तो है यार, अब ये थोड़ी ना कि 1 किलोमीटर है, ये थोड़ी ना याद किया जाएगा कि तुम हजारों किलोमीटर है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच में लाइट ईयर बीच होता है। एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस, यहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकता है। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। आकाश गंगा का निर्माण की शुरुआत जो होती है हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है, जिसे निहारिका नेब्यूला कहते हैं। नेब्यूला इन द सेंस वो बादल। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैसों के झुंड विकसित होते हैं। झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बनते हैं, जिससे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसे विश्वास है कि तारों का निर्माण लगभग इतने अरब साल पहले हुआ, 5 से 6। इसका सिंपल सा एरिया ए है कि सॉरी गाइस, देखिए इसका मतलब ए है कि गायब हो गया है। तो यहाँ ऐसा मज़ा ही नहीं आएगा समझने में। 1 सेकंड गाइस, बस थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा बस। अब देखो यहाँ समझ लेते हैं। क्या है कि जो आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है हाइड्रोजन गैस से हुआ है। ये हमारी हाइड्रोजन गैस है।
हाइड्रोजन गैस के क्या से संचलन से हुआ, संचयन, संचयन से हुआ। तो मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ मिली, हाइड्रोजन गैस है, हवाई और सन का भी फ्यूल हाइड्रोजन है, इसका संचयन हुआ है एक जगह पे। तो इसके बने फिर क्या बने, बादल, बादल बने, बादलों से क्या बना, नेब्यूला, NUBLA टाइप का, NEBULA, नेब्यूला, नेब्यूला बन गया। तो इसकी बढ़ती हुई निहारिका गैसों का झुंड विकसित हुआ, इससे फिर नेब्यूला बना तो गैसों के झुंड बने, गैसों के ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स बने तो झुंड बढ़े। तो अब इन्हीं से तुम्हारे तारों का निर्माण हो गया, स्टार्स का निर्माण हुआ। एक कहानी थी सिंपल। तो अब है लाइट ईयर, लाइट ईयर की भाई ये याद रख सकते हो, लाइट ईयर समय की नहीं होती है, ये दूरी की माप होती है। लाइट ईयर इज द दूरी की माप होती है, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गुजरती है। बेचारियाँ 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा भाई, एक वर्ष मतलब प्रकाश जो 1 ईयर में जितनी गति पूरी कर लेगा ना, उसको हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। और यह 6.94 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। और प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.33 है, 8.311 है, सॉरी। अब ग्रहों का निर्माण, अब स्टार्स का निर्माण देख ले कैसे हुआ है। सीधी सी बात है कि ऐसे हुआ है। ऐसे कैसे हुआ है कि जो हाइड्रोजन था वो उसका संलयन हुआ एक जगह पे, संचयन हुआ, संचयन होते होते उसके बादल बने, मतलब नेब्यूला बन गया। और नेब्यूला में एक झुंड आए, मतलब बहुत सारे गैसों के झुंड बने। उन गैसों से फिर क्या बना, गैसों से फिर तुम्हारे स्टार बन गए। ठीक है, स्टार कितने पुराने बने, कम से कम 5 से 6 अरब बिलियन ही होता है यार, शायद, मुझे तो यही लग रहा है। 2 बार बोल चुका हूँ, गलत भी हो सकता है। यहाँ पे ग्रहों का निर्माण, तो ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ होगा बताओ। पत्थरों से आ गए होगे पत्थर, एक पत्थर ये आ रहा है, एक पत्थर ये टकरा गया और हो गया ना। इसकी अवस्थाएं हैं जैसे कि ये है 1 2 3। तारे निहारिका के अंदर गैस में गुंथित झुंड है। जो तारे हैं वो तो निहारिका से बने हैं, गैसों के वो गुंथित झुंड है। गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादलों में क्रोड का निर्माण हुआ। वाह, जो तारे बने निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड बने, उससे गुरुत्वाकर्षण से गैसीय बादलों के क्रोड का निर्माण हुआ। इस गैसीय क्रोड के चारों ओर या चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी रोटेटिंग डिस्क विकसित हुई। ये समझना आया भैया कैसे क्या हुआ कि तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड, इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल के गैसीय बादल का क्रोड निर्माण हुआ। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे जो स्टार थे उनका जो था गैसों से बने थे, उनकी गुरुत्वाकर्षण ने खींचा और एक जगह उनका कोर बना दिया। तो ये बन गया था हमारा कोर बना दिया। और इस गैसीय कोर के चारों तरफ, अब इस गैसीय जो कोर है ना, इसके चारों तरफ, अब इस कोर के जो चारों तरफ है, इस तरफ क्या बन गया तुम्हारा, चारों तरफ गैस तो थी ही पहले, और इसके तरफ धूल कण तो होंगे ही। फिर धूल कण आ गए तो ये पूरी एक रोटेटिंग डिस्क बन गई, गाइस, DICS होता है, डिस्क हो गई। इसके बाद बनी अब अगली व्यवस्था, ये होगी फर्स्ट, अब आ गया सेकेंड। इतनी सी बात थी इसमें। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन हुआ। समझ गए, ये अगली अवस्था में गैसीय बादलों का संघनन आरंभ हुआ। क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों में विकसित हुआ, और ये छोटे गोले सासंजन मतलब समझिए। अब परमाणु के परस्पर आकर्षण होगा, आपस में जुड़ने लगे, तो उनकी प्रक्रिया द्वारा ग्रह अणुओं प्लेट टेस्टिमनल्स प्लेनेटिस सेसिमल्स में विकसित हुए। और संगठन कोलिजन की क्रिया बड़े
पिंड बनने शुरू हुए, गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। तो इसमें क्या हुआ भाई, अब इनमें हुआ संघनन, ठीक है ना। अब इनमें जब संघनन हुआ, अब ये संघनन हुआ, ठीक है, संघनन हुआ, वो बोला संघनन हो गया, कोर को ढकने वाला पदार्थ। अब यही संघनन हुआ और उसके बाद छोटे छोटे गोले बन गए, जो एक कोर को ढके हुआ है ना ये सब। तो इनमें क्या बन गए, एक गोले बन गए छोटे छोटे, संघनन के बाद ही बनेंगे छोटे छोटे गोले विकसित हुए। इनमें हुआ फिर संलयन, मतलब संचयन, मतलब आपस में आए, तो इनसे बन गई ग्रहाणु। मतलब ग्रहाणु का मतलब यही होता है कि ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े बन गए, बहुत छोटे छोटे कण मिलके कुछ टुकड़ों में बन गए, मतलब कि प्लेनेट सीमल्स, मतलब टेस्टिमल्स, प्लेनेट टेस्टिमल्स टाइप का, मतलब प्लेन, उसको यार मैं ना पढ़ पा रहा हूँ सही से ना कुछ, तो इस टाइप का कुछ बन गया, ठीक है, ग्रहाणु बन गए, उसका कोलिजन हुआ, संगठन हुआ, और फिर इससे इनमें बहुत सारे ऐसे ही जुड़ गए, प्लस 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 मान लो ऐड हुआ। तो ऐड होने के बाद बड़े पिंड बनना शुरू हुए, फिर बड़े पिंड बन गए। जब बड़े पिंड बन गए तो आपस में जुड़ के बड़े पिंड बन गए, तो फिर क्या हुआ, अधिक संख्या में और ज़्यादा ऐसे ही बहुत सारे बन गए, ये भी जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। अंतिम अवस्था में अनेक छोटे छोटे इन ग्रहाणु के संदर्भ को कुछ बड़े पिंड ग्रह होंगे। अब यही पिंड बने तो इनसे फिर ग्रह बन गए, सीधी सी बात, इतनी सी बात है। यही बात समझ में कि क्या हुआ है इसमें इतना ही सा हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। कि सबसे पहले भाई जो स्टार्स बने थे, उनमें जो गैसें थीं, उनमें फिर ग्रेविटी की वजह से सब अंदर की ओर घिसने लगे, मतलब आ गए अंदर की ओर। ये ग्रेविटी आकर्षण करती है, तो इसने आकर्षण किया, यहाँ कोर बन गया, ये कोर बना, ये चारों ओर घूम रहे थे धूल गैस और धूल में। फिर इनमें संघनन हुआ तो छोटे छोटे से कण बन गए, गोले, और फिर इनमें प्लेटिसिमल्स टाइप का कुछ ये सब बन गया, ग्रहाणु जिसे कहते हैं हिंदी में। और इसमें ए बना तो ए बहुत सारे प्लस 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 जुड़ते 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 गए, तो इसमें से एक बड़े बड़े पत्थर टाइप के बन गए, बड़े बड़े पत्थर टाइप के बने, तो फिर इससे जाके ग्रह बन गए, मतलब प्लेनेट बने। बस ये बात है, इतनी सी हो गया। अब पृथ्वी का उद्भव, अब पृथ्वी भी एक क्या है, प्लेनेट है। जब पृथ्वी एक प्लेनेट है ही, तो जब पृथ्वी भी एक प्लेनेट है ही, भाई क्या हो गया। देखो पृथ्वी एक प्लेनेट है ही, तो पृथ्वी के बनने का प्रोसेस तो बनना जान लिया कि कैसे बनी है। तो आगे अब क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टान, गर्म और वीरान ग्रह थे। वो तो भाई जानते हैं, जानते तो हैं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। जिसका वायुमंडल विरल था, मतलब कि विरल था, पतला पतला सा। जो हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ मस्ती तो चलेगी, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है, ठीक है ना। जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। आज की पृथ्वी वायुमंडल में बहुत अलग थी, वायुमंडल से बहुत अलग था। ओ माय गॉड, वो तो था, हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, ये बात याद रखो। अतः कुछ ऐसे घटनाएं या क्रियाएं आवश्यक हुई होंगी जिसके कारण चट्टानी, वीरान, गर्म पृथ्वी एक ऐसी सुंदर प्लान होगा। कुछ तो हुआ ही होगा, ये तो हम भी जानते हैं। हाँ, कुछ ही आया था यार, जीवन के अनुकूलन वातावरण वगैरह वगैरह वगैरह। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि ये सब बकवास है। पृथ्वी की संरचना परतदार है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक पदार्थ जो हैं एक समान नहीं है। हाँ वो तो है। देखो भाई, ये बात याद रखना, कोई भी चीज़ ना हमेशा समान रहती है, ना हमेशा बदलती है। तो कुछ चीज़ें इस टाइप की होती हैं, तो
वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतर भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ का अलग विशेषता है। वो तो है ही, पृथ्वी की सतह से इसके भीतर अनेक मंडल हैं। मंडल तो हैं। पृथ्वी की पायदार संरचना कैसे विकसित हुई? हाँ, ये आप बता सकते हैं अब तो कि पायदार संरचना वही फॉर्मेशन ऑफ द प्लेनेट। फॉर्मेशन के बारे में पता होगा तो परतदार, क्योंकि भाई छोटे छोटे प्लेनेटोरियम मतलब कि प्लेनेट से लेके बना है ना, इसीलिए छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ है, एक साथ जुड़ गए बाद में। कितना मस्त है भाई। और इसके अलावा ये क्या है अब, स्थलमंडल का विकास। ग्रहाणु व दूर खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। मतलब जो है ना यूनिवर्स में है, जो ग्रहाणु या दूसरे खगोलीय पिंड हैं, वो ज़्यादातर एक जैसे ही बने हुए हैं हल्के पदार्थों के मिश्रण से। उल्काओं के स्टडी से यही पता चल रहा है हमें, तन से यही बात पता चला कि बहुत से ग्रहाणुओं को इकट्ठा होने से ग्रह बने हैं। वो तो है ही यार, इतना बड़ा है तो सच बात है। और इसके परिक्रम के अनुरूप है, पदार्थ गुरुत्व बल का कारण सन्नत होता है तो इकट्ठा होते ही पिंडों ने पदार्थ के प्रभावित किया, इसकी अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई और क्रिया जारी रही। उत्पन्न ताप की पदार्थ पिघलने लगा और ऐसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। देखो, आंशिक रूप में रह गई, 100% नहीं तो लगता है कि माय गॉड अर्थ थी शुरुआत में, वो हॉट हो गई तो वो लावा बन गई होगी भाई, पिघल गई। आंशिक रूप से द्रव अवस्था में गई थी, पूरी लिक्विड फॉर्म नहीं गई थी वो। और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए। अब भाई जब अलगाव हुआ तो भारी चीज़ें तो अंदर जाएंगी, भारी पदार्थ पृथ्वी जो भारी होगी वो नीचे जाएगा, जो उड़ने वाला रहेगा वो उड़ता रहेगा। जैसे पार्टिकल्स लेके छोटे छोटे हवा में उड़ते रहते हैं, भारी चीज़ अंदर जाएगी जैसे आयरन। और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर बने रहे, तो पृथ्वी की सतह है मान लो, तो यहाँ पे छोटे पदार्थ बने रह गए तो ऊपरी भाग की तरफ आ गए के समय साथ ही यह ठंडी हुई और ठोस रूप से परिवर्तित हो गए, छोटे आकार के हो गए। अंततः तो पृथ्वी की परपटी के रूप में विकसित हो गए और हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थ के पृथक होने की इस प्रक्रिया को भेदन जो हुआ है ना, परपटी के रूप में विकसित हुए और जो ये पदार्थ है हल्के और भारी, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया क्रिया को भेदन, डिफरेंशिएशन कहा जाता है। डिफरेंशिएशन, ठीक है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान पृथ्वी संगठन भीषण संघट्ट जाइंट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और भेदन का दूसरा चरण था। भेदन की इस प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से कोर तक कई परतें पाई जाती हैं, वो तो है ही। ये तुम्हारा क्रस्ट भी है, मेंटल है और अब कोर, आउटर कोर और इनर कोर। देखो मेंटल भी होता है दो टाइप का, एक इनर भी होता है एक आउटर भी होता है। ये भी दो होगा, इसका भी दो होता है, इनर और आउटर। बताया नहीं है अभी, आगे बताएंगे, डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। पदार्थ का घनत्व बढ़ता है, हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन आगे करेंगे। वायुमंडल और जलमंडल का विकास। माय गॉड, वायुमंडल और जल और वायु। पृथ्वी की वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मैन मिश्रण होना चाहिए, तो वो ही है। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, तो आगे देख लेंगे। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं, वो तो होंगी भाई। एक तो होगी तुम्हारी हिस्ट्री, आदिकाल गैसों का ह्रास हुआ। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया और अंत में वायुमंडल की संरचना में जैव मंडल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के संशोधन किया।
असल में किसी भी चीज़ के बारे की 3 ही स्टेज होती हैं मेनली। कोई भी चीज़ उठा लो, तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में एक मॉडर्न चलेगा, एंशिएंट चलने वाला है, मिडिवल चलने वाला है, मॉडर्न चलने वाला। ऐसे ही आप अपना भी देख लो एरा, तो आपका बचपन, चाइल्डहुड बेचारा, फिर जाएगा किशोर अवस्था या अडल्ट अवस्था, और लास्ट में बूढ़ापन। मेन 3 स्टेज हर एक चीज़ की होती हैं, किसी भी चीज़ में बनने की। अपन ने पढ़ा नहीं है स्टार बनने में 3 स्टेज पढ़ी हैं, अभी ग्रह बना है, प्लेनेट बने हैं, 3 स्टेज पढ़ी हैं। 3 स्टेज में मैक्सिमम काम होते हैं। 3 स्टेज, 3 था, बिल्कुल सही बात है। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन, प्रारंभिक वायुमंडल हम पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी। सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ है, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवनों के प्रभाव के कारण आदिकालीन वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। असल में जो हाइड्रोजन और हीलियम का जो एटमॉस्फेयर था ना, वो जो सन था, सन की जो सोलर फ्लेयर्स थी या सोलर विंड कह लो, उसने इसको उड़ा दिया या फिर इसको हटा दिया। इतना ज़्यादा प्रभाव था। और असल में जो सूर्य है वो सूर्य के पास वाले जो ग्रह हैं, तुम्हारा मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ से पूरी तरह से नहीं हटा पाने का कारण क्या है कि अर्थ काफ़ी दूर है। इन पे एटमॉस्फेयर ना होने का कारण ही यही है कि सोलर विंड इनको खींच लेता है और इस पे बनने नहीं देता है इन एटमॉस्फेयर को। ये सबसे बड़ी है चीज़, इसीलिए कहते हैं हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन का ही मतलब यही होता है कि कहाँ पे आप रह सकते हैं। पृथ्वी के ठंडा होने और भेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी गैसें जलवाष्प बाहर निकले। अब सेकंड में भाई जब गर्म हुई, ठंडा होने के बाद में जब गर्म हो गई, फिर ठंडी हुई, फिर भेदन हुआ, फिर मतलब फटी चीज़ें। वो तो होता है, अंदरूनी भाग से बहुत सारी गैसें निकली, जलवाष्प बाहर निकले, और इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, अमोनिया अधिक मात्रा में थे। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी, शुरुआत में ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया पृथ्वी के भीतरी भाग जैसे गैस धरती पर आई, भीतरी भाग से गैस धरती पर आई, इससे गैस उत्सर्जन डीगैसिंग डीगैसिंग कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी और पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। ऑफ कोर्स हो गया। तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई घुलेगी तो और तापमान कम करेगी ना, वो तो ठंडी होती है। फलस्वरूप अधिक संघनन, अत्यधिक वर्षा हुई। भाई पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, गड्ढों में वही समुद्र बन गए बाद में भाई, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत बने। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद 50 करोड़ साल लग गए, 50 करोड़ ईयर्स बाद। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। ये क्या हो गया भाई? इसमें लगा लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत बने। अच्छा, पृथ्वी की 50 साल बाद, और इनका बनने का पीरियड टाइम चला है 4000 करोड़ साल। सोच लो भाई, आज से 4000 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का आरंभ हुआ। 380 करोड़ साल पहले ही हुआ आरंभ। 250 से 300 करोड़, 300 साल पहले वही सब है। तो संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण ऐसा नहीं कि शुरुआत से भाई कि आ जाओ बन गई, या बनी है। वो जेनेटिक कोड प्लांट के ऐसे बनाए गए हैं, किसने बनाए ये पता नहीं है।
अब यही तो सबसे बड़ी मिस्ट्री रहती है कि भाई कैसे है ये 250-300 करोड़ पहले प्रकाश संश्लेषण जो बना, फोटोसिंथेसिस कैसे बन गई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा, लॉन्ग टर्म तक ओनली, हमेशा नहीं, लंबे समय तक केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। हाँ वो तो है ही भाई, देखो महासागरों ने ही ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त होते गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ बरस पूर्ण रूप से भर गई। शुरुआत में ऑक्सीजन कम थी, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक ठाक थी, तो भाई वो कम गई, ये बढ़ गई, अच्छी बात है। फिर हुई जीवन की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या लाइवहुड, कुछ भी कह लो भाई। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है, निसंदेह है। पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था, शुरुआत में तो नहीं था। पर मॉडर्न साइंटिस्ट जीवन की उत्पत्ति को एक तरह से केमिकल रासायनिक प्रतिक्रिया देखते हैं, और जिससे पहले जटिल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, इसका समूहन हुआ, और यह समूह ऐसा था कि आपको दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था, निर्जीव को जीवित में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय में चट्टानों पर पाए जाते हैं अलग अलग चट्टानों पर पाए जाते हैं। हाँ वो तो है ही, हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों पर पाए जाते हैं। जीवाश्म के रूप में 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक सेलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचनाएं आज के शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जाती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होंगी। देखो एक दिन में तो नहीं है कि कॉम्प्लेक्स भाई ऑर्गेनिज्म आज पृथ्वी पैदा हो गई, हाँ जीवन बनने लग गया, आज ही कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बन जाएंगी, तो नेवर। पहले बनेगा सिंपल सा, जैसे कि सेल का है भाई, सेल एक दिन में नहीं बन गई है कि परफेक्ट सेल बन गई, पहले प्रोकैरियोटिक बनी, इसके बाद एडवांस वर्जन यूकैरियोटिक विकसित हो गया। यही बात है कि धीरे धीरे बनी, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बाद में आई, पहले सिंपल। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोष के जीवाणुओं से आज के मनुष्य तक के जीवन का विकास सार भौगोलिक काल माप क्रम से प्राप्त किया जा सकता है। अब 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था और आज भी चल रहा है। तो बस ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया, गुड टू एंड। अब अगला चैप्टर करेंगे तीसरा स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।